नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है आज इस वीडियो के माध्यम से जो कलाम एकेडमी का 25 दिसंबर को जो एग्ज़ाम लगा है उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन है वो हम करने वाले हैं। इस पेपर सॉल्यूशन में आप रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों का पेपर है वो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, क्योंकि आप अगर आप चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि जो कलाम एकेडमी है वो 80 क्वेश्चन रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में जो कॉमन टॉपिक्स है उनमें से समान देता है। तो जो 80 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम कर लेंगे दोनों लेवल के। उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट वाइज और लेवल वाइज जो भी अलग अलग पेपर होते हैं उसके बाद वाले में अलग से वीडियो देता हूं। आप सभी को पता भी होगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप से भी हमसे ज़रूर जुड़ें। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप पीछे के जितने भी पेपर लगे वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हो, मैंने पहले से डाल रखे हैं। तो देखो आज हम शुरू कर लेते हैं। अपना पहला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, पपैया मरु प्रदेश, हमसिडो पर्वतीय, बिच्छुड़ो मैदानी, पीपली मेवात। तो शायद गीत दे रखे हैं ये, और हमसे पूछा है कि कौन सा गीत है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पपैया गीत मरु प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हमसिडो जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से, और बिच्छुड़ो है वो मैदानी से, लेकिन जो पीपली है वो मेवात से संबंधित नहीं है। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या करना, आपकी तैयारी कैसी है हमें बताना है कि जो पीपली है वो किस क्षेत्र का नृत्य है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मालवा क्षेत्र में नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। जो मालवा क्षेत्र में जो नवविवाहिता होती है अपने पीहर पक्ष की जो प्रतीक्षा करती है, जब याद कर रही होती है, तो उस समय कौन सा गीत है वो गाया जाता है, वो हमसे पूछा है। तो कौन सा गीत गाया जाएगा, चिरमी गीत है वो गाया जाएगा। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि फुस्से खां करीम खां मेहरदीन किस गायन शैली के कलाकार है। तो फुस्से खां करीम खां मेहरदीन किस गायन शैली के कलाकार है, ये हमसे पूछा है। तो किस शैली के कलाकार है, लंगा शैली के कलाकार है। फुस्से खां करीम खां मेहरदीन है वो लंगा शैली के कलाकार है। उसके बाद में देखो 4 नंबर हमें दे रखा है कि बीकानेर का कतरियासर गांव किस लोक नृत्य हेतु जाना जाता है। बीकानेर का कतरियासर गांव है वो किस लोक नृत्य के लिए जाना जाता है, ये हमसे पूछा है। तो किस के लिए, अग्नि नृत्य के लिए। अग्नि नृत्य के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जसनाथ जी का जो है वो मंदिर है, और जसनाथ जी की क्या है, ये तपोभूमि है। तो वहाँ पे अंगारा नृत्य या अग्नि नृत्य या जाटों का नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमें 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखे हमें नृत्य और दूसरी तरफ दे रखा है अवसर। तो कौन सा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ये हमें दे रखा है 5 नंबर में। तो देखो, डांग नृत्य होली के अवसर पर बिल्कुल किया जाता है। आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और प्रश्न अच्छे से याद भी होगा। तो डांग नृत्य होली के अवसर पर कहाँ पर किया जाता है, जरूर बताएं। डंफ कब बजाए जाते हैं, डंफ नृत्य बसंत पंचमी पर, झूमर मांगलिक अवसर पर, और पेजन है वो विवाह के अवसर पर। ये वाला सही नहीं है। तो पेजन नृत्य जो है वो किस अवसर पर किया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ। आप सभी अगर रेगुलर जो विजिट कर रहे हो, चैनल जो देख रहा है, रेट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी को तो पता है, लेकिन जो पहली बार विजिट कर रहा है वो जरूर पूरे वीडियो को जरूर देखें अंत तक, और अच्छे से आपको पूरा पेपर है वो करवाया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो। अब देखो 1-2% शायद इसमें बीच में छूट गए, वो आपके आगे आ जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। तो विद्यालय प्रबंधन जो की साधारण सभा जो होती है उसमें विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों की जो न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत है वो हमसे पूछा गया है कि कितनी होती है। तो 10 नंबर में कितनी हो जाएगी, 75%। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों के बारे में सत्य नहीं है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो कार्य होते हैं उसके बारे में जो सही नहीं है वो हमसे पूछा है। तो देखो, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकार के विषय में सरल तरीके से बताना बिल्कुल सही है, कि जो भी विद्यालय के पड़ोस में जो लोग हैं उनको बालिकों के जो अधिकार हैं उनके बारे में ये सरल तरीके से बताती है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित भी विद्यालय प्रबंधन समिति करती है, और विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन भी विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। लेकिन अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करने का काम है वो इसका नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
उसके बाद में हमसे पूछा है कि राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होगा। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, ये हमसे पूछा है। कौन होता है? प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। उसके बाद में हमसे पूछा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही जब अनुपस्थित हो तो बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, ये हमसे पूछा है। तो कौन करेगा? माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति के द्वारा है उस समिति की अध्यक्षता की जाएगी। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद जरूर रखना। उसके बाद में देखो 14 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। तो इसमें से ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विद्यालय प्रबंधन समिति को के अलावा है, छोड़कर है वो विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं 14 नंबर में। तो देखो, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता बिल्कुल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं, आप सभी को पता है। वार्ड जिसमें स्कूल है से निर्वाचित सदस्य बिल्कुल जिस भी वार्ड में या जिस भी गांव में जो विद्यालय है उस गांव के या उस वार्ड के जो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जरूर होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, ये तो बिल्कुल होता है। तो डी भी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है। तो हमें पूछा वो है कि जिसको छोड़ के होता है, तो किसको? शिक्षा मंत्री जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं होता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, केवल बी। उसके बाद में देखो, शिक्षा विभाग नियमावली 1997 के अंतर्गत राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था में सहयोग व मार्गदर्शन हेतु किस समिति का गठन है वो किया गया। तो परामर्श के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? विद्यालय परामर्शदात्री समिति का गठन है किया गया। उसके बाद में देखो कि विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में असत्य कथन है वो कौन सा है? तो कौन सा है? साधारण सभा। देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि साधारण सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन सभी सदस्यों के द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से होता है। जो विद्यालय की प्रबंधन जो समिति होती है उसके बारे में बताया है कि जो साधारण सभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो सभी सदस्यों के द्वारा के माता पिता या संरक्षक सदस्यों में होता है। तो होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल ये गलत है। साधारण सभा का सदस्य बनने के लिए शुल्क अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल गलत है। और साधारण सभा की बैठक का कोरम 25% होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल सी सही है, ए और बी दोनों ही क्या है इसमें गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमें गलत ही तो पूछा है ना, तो ए और बी 2 नंबर वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो, एसएमसी की कार्यकारी समिति में निर्वाचित माता पिता या अभिभावकों के सदस्यों में न्यूनतम महिला सदस्य होनी चाहिए। तो न्यूनतम महिला सदस्यों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमसे पूछा। तो कितनी होगी? 6 होगी। उसके बाद में देखो हमसे पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में, एसडीएमसी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो एसडीएमसी जो होता है उसके बारे में जो भी असत्य कथन है वो हमसे पूछा गया 18 नंबर में। तो कौन सा होगा? तो देखो, समिति अपने कोष का उपयोग केवल रेकरिंग मदों पर कर सकती है। तो क्या जो समिति होती है ये एसडीएमसी, वो क्या केवल जो कोष होता है उसका उपयोग केवल रेकरिंग मदों पर ही कर सकती है क्या? बिल्कुल गलत है। और एसडीएमसी के कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल है वो 2 वर्ष होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि एसडीएमसी जो कार्यकारिणी समिति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 2 होता है। और एसडीएमसी सदस्यों में कम से कम 50% है वो महिला सदस्य होना जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। और एसडीएमसी के गठन का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 के विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है, ये भी बिल्कुल है सही है। तो तीनों सही है इसमें, 2, 3, 4, लेकिन 1 नंबर वाला गलत है। तो यही हमें पूछा है, असत्य कथन की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। उसके बाद में देखो 19 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि एसएमसी के परिचालन कोष में जमा की जाती है। तो एसएमसी के परिचालन कोष में कौन सी राशि है वो जमा की जाती है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सी की जाती है? चंदा राशि है वो जमा की जाती है। जो भी चंदा के रूप में आती है, जैसे अपने गाँव वगैरह में जो भी कोई भी काम होते हैं तो लोग इकट्ठा जो पैसा करते हैं जिसको चंदा कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ में चल के जो इकट्ठा करते हैं। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष होता है या कौन होता है वो हमसे पूछा गया है 20 नंबर में। तो कौन होता है इसमें? प्रधानाध्यापक। उसके बाद में देखो, एसएमसी के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति की जा सकती है। जो एसएमसी के कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता कैसे समाप्त है वो कर सकते हैं 21 नंबर में। तो कैसे कर सकते हैं? 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित होने पर अपने आप क्या हो जाएगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में देखो,
निम्न में से बालाथल सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं, तो इसमें से पूछा है कि कौन कौन से हैं जो बालाथल सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखो बालाथल सभ्यता से हमें एक तो लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल है। और मिट्टी की सांड की आकृति भी बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुई है। और हाथ से बना बुना कपड़े का टुकड़ा भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, बालाथल सभ्यता से। और उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि का लेख है वो बालाथल सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये 4 नंबर गलत है, 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो बालाथल थल सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। तो बालाथल सभ्यता के संबंध में जो असत्य है वो हमसे पूछा गया है 23 नंबर में, तो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ से भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो बालाथल से भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना जो प्रमाण है वो बालाथल से ही है, बिल्कुल सही है। पैर मुड़े व्यक्ति का समाधान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है कि बालाथल से पैर मुड़े व्यक्ति का समाधान है वो प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखो हाथी व चंद्रमा आकृति उत्कीर्ण तांबे के सिक्के भी बालाथल से प्राप्त हुए, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से खिलौना रेलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए, ये वाली बात है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा तय पूछा था। डॉक्टर जीएस ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को किनका वंशज माना है। तो डॉक्टर जीएस ओझा ने मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उनको किनका वंशज है, इनका वंशज किनको माना है, ये हमसे पूछा गया है। मारवाड़ के राठौड़ों को किसका वंशज है वो माना गया है 24 में, तो किसका, बदायूं के राठौड़ों का। उसके बाद में देखो मारवाड़ शासक चूड़ा के आलोक में दिए गए कथनों का परीक्षण कर असंगत पहचाना है। तो चूड़ा मारवाड़ शासक चूड़ा राठौड़ जो है उसके बारे में हमें क्या बताना, गलत। तो चूड़ा ने सर्वप्रथम मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है कि चूड़ा ने सर्वप्रथम मंडोर को क्या बनाया था, राठौड़ों की राजधानी। जोधपुर की चांद बावड़ी 25 नंबर क्वेश्चन कहें, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण चूड़ा की रानी चांद कंवर ने कराया था। तो बिल्कुल सही है कि जोधपुर में जो चांद बावड़ी उसका निर्माण है चांद कंवर ने करवाया था। और ये किसकी पत्नी थी, चूड़ा की पत्नी थी, तो ये भी सही है। और चूड़ा ने मेवाड़ के साथ आवल बावल की संधि की थी। तो चूड़ा ने क्या की थी, अवल बावल की संधि बिल्कुल नहीं की थी। और चूड़ा की मृत्यु मार्च 1423 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में देखो हमें दिया है कि दिए गए युद्ध व संबंधित वर्ष में सही सुमेलित नहीं है। हमें युद्ध दे रखे, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट युद्ध है कि जो सेवक का जो युद्ध है जो सही सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा है। सेवकी का युद्ध कब हुआ, 1529 में, बिल्कुल सही है। सेवकी का युद्ध 1529 में हुआ था। गिंगोली का युद्ध 1807 में, गिंगोली का युद्ध 1807 में। डोसी का युद्ध 1526 में, डोसी का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। हरमाड़ा का युद्ध 1562 में नहीं हुआ। तो हरमाड़ा का युद्ध है वो कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में देखो 27 नंबर दे रखा है हमें कि मालदेव को हसमत वाला राजा किसने कहा था। तो मालदेव को हसमत वाला राजा है वो किसने कहा था, वो हमें बताना है 27 नंबर में। तो किसने कहा था, अबुल फजल व निजामुद्दीन ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा। जोधपुर में स्थित निम्नांकित स्थापत्य व निर्माता में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं स्थापत्य और दूसरी तरफ उसका निर्माता दे रखा है, और मैं बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था, जसमादे ने करवाया था। रानीसर तालाब का निर्माण जसमादे ने करवाया था, बिल्कुल। और जान सागर जो है उसका निर्माण है वो अतीर गंदे ने करवाया था, ये भी सही है। और कल्याण सागर का निर्माण जसवंत दे ने करवाया था, ये भी सही है। तो 28 में कौन सा गलत हो जाएगा, गुलाब सागर का निर्माण नन्ही जान ने नहीं करवाया। उसके बाद में देखो कवि श्यामलदास ने मेवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा। कवि श्यामलदास ने मेवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा था 29 में, तो किसको कहा था, विजय सिंह को। बीकानेर के शासक राय सिंह के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उसके बारे में असत्य कथन हमें बताना है। तो देखो अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो राय सिंह को अकबर ने क्या किया था, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त, बिल्कुल सही है। देवी मुंशी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा था। तो राय सिंह को देवी मुंशी प्रसाद ने क्या कहा था, राजपुताने का कर्ण, बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसके बाद में अकबर ने इसे राय की उपाधि दी थी, ये भी सही है। सुख सपत्ति में इसे जंगलदर बादशाह कहा गया, ये वाला चीज़ है वो गलत है। उसके बाद में अनूप सिंह को माही मारतीव व महाराजा की उपाधि किसने दी थी। तो अनूप सिंह को क्या दी थी, माही मारतीव व महाराजा की उपाधि है वो प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी ये हमें बताना है। तो किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा।
उसके बाद में देखो 32 नंबर है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा है। तो देखो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसने लिखा था? दुर्गादास राठौड़ ने। मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक राव चंद्र सिंह। तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को, मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक राव चंद्र सेन को, और कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? राव लोणकर्ण को। और प्रताप का अग्रगामी मालदेव राठौड़ को बिल्कुल नहीं कहा जाता। उसके बाद में देखो बीकानेर के शासक गंगा सिंह के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो बीकानेर शासक गंगा सिंह के संबंध में जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। 33 नंबर में कौन सा नहीं होगा? तो इसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल सही है कि बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1921 से 1925 तक की अवधि में नरेंद्र मंडल का चांसलर रहा। तो नरेंद्र मंडल का चांसलर कौन था? गंगा सिंह था 1921 से 25 तक। ये भी सही है। और बक्सर के विद्रोह में इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बक्सर के युद्ध में क्या दिया था? अंग्रेजों का साथ। और इसने के.एम. पाणिकर को संविधान निर्मात्री सभा हेतु बीकानेर राज्य से मनोनीत किया था। ये गलत है। तो 33 नंबर में ये सही नहीं होगा। ब्रह्मगुप्त रचित खंड खाद्यकम की विषय वस्तु क्या है? तो ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित खंड खाद्यकम की विषय वस्तु है वो हमें बताना है कि कौन सा है? खगोल शास्त्र। निम्नांकित साहित्यिक रचना व साहित्यकार में सही सुमेलित नहीं थे। एक तरफ दे रखे हैं साहित्यिक रचना और दूसरी तरफ दे रखे हैं साहित्यकार। तो 35 नंबर में देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। हरि पिंगल प्रबंध किसने लिखा था? जोगीदास ने लिखा था। बिल्कुल सही है कि हरि पिंगल प्रबंध है वो जोगीदास ने लिखा था। अनुभव प्रकाश किसने लिखा था? जसवंत सिंह ने लिखा था। ये भी सही है। और सुजान चरित्र किसने लिखा था? सुदन ने लिखा था। ये भी सही है। लेकिन सूरज प्रकाश है वो वीर बाण ने नहीं लिखा था। 35 नंबर की बात करें ना तो सूरज प्रकाश जो है वो वीर बाण ने नहीं लिखा था। उसके बाद में रांगड़ी बोली मिश्रण है। तो रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है ये हमसे पूछा है। तो किसका है? मारवाड़ी और मालवी का है वो रांगड़ी बोली मिश्रण है। कुवल्य माला के संदर्भ में सही नहीं है। तो कुवल्य माला जो है उसके बारे में जो सही नहीं है वो हमें बताना है 37 नंबर में। तो इसकी रचना उद्योतन सूरी ने की थी। तो कुवल्य माला की रचना उद्योतन सूरी ने की थी। बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ में मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो कुवल्य माला से मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। और इससे प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो कुवल्य माला से प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी भी प्राप्त होती है। और यह ग्रंथ चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ये बिल्कुल गलत है। तो कुवल्य माला में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण नहीं कहा गया। इसकी रचना उद्योतन सूर्य ने की। मुरु भाषा का प्राचीनतम प्रमाण है। और प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमें दे रखा है कि एक तरफ रचना दे रखी है और दूसरी तरफ रचनाकार दे रखा है। तो मुक्ति के रचनाकार कौन है? 38 नंबर की हम बात करें मुक्ति के रचनाकार मिठेश निर्मोही। बिल्कुल। संस्कृति री सनातन दीठ बंवर सिंह सामोर। संस्कृति री सनातन दीठ क्या है? बंवर सिंह सामोर ने लिखी थी। और जमारो किसने लिखा था? यादवेंद्र चंद शर्मा ने लिखा था। और माटी री महक मालचंद तिवाड़ी। ये बिल्कुल गलत है। तो माटी री महक जो रचना है वो किसकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में देखो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन। राजस्थान समिट 2022 के बारे में असत्य कथन बताना है। तो इसका आयोजन जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। बिल्कुल सही। इसकी थीम कमिटेड डिलीवर्ड थी। यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। समिट के आयोजन के दौरान ही 7 अक्टूबर को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम RIPS लॉन्च की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें समिट में सर्वाधिक निवेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। ये बात है वो गलत है राजस्थान समिट के बारे में। उसके बाद में देखो राजस्थान में हाल ही में शुरू हुए चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? बीकानेर जिले से हुई है। उसके बाद में देखो असुमेलित की पहचान करना है। मारो राजस्थान कला शिविर कहाँ लगा? मारो राजस्थान कला शिविर कहाँ पर लगा था? जयपुर में। बिल्कुल। शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा में। ये भी विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ पर? जैसलमेर में। और ऑक्सीजोन सिटी पार्क अजमेर। ये बिल्कुल गलत है। तो 41 नंबर में कौन सा गलत हो जाएगा? 4 नंबर। हाल ही में गठित की गई पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष, पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? HR कुड़ी को बनाया गया है पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष।
उसके बाद में देखो हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो 43 नंबर में हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा या गलत। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्न में कौन कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना क्या है, सत्य कथन है वो बताना है। हमें 4 ऑप्शन है वो दे रखे हैं। तो देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, 100 से कम नगरीय निकायों की श्रेणी में राजस्थान 8वीं रैंक पर रहा। 100 कम नगरीय निकायों की श्रेणी में 8वें स्थान पर, बिल्कुल गलत। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर नगर निगम ग्रेटर की रैंक 26 में रही, ये भी बिल्कुल गलत है। और 1 से 10 लाख की आबादी में राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल सी सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 4 नंबर वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में देखो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, 44 नंबर में रामनगर बूंदी को दिया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता विवान कपूर का संबंध किस खेल से। 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जो जीता है विवान कपूर ने का संबंध कौन से खेल से है, तो कौन से, निशानेबाजी से। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र में से किस उप क्षेत्र का जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जीएसवी में सर्वाधिक योगदान है वो किस उप क्षेत्र का है, ये हमसे पूछा है उद्योग के क्षेत्र में। 46 में तो किसका है, विनिर्माण का। राजस्थान में कुटीर उद्योगों व उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में असंगत विकल्प। राजस्थान के कुटीर उद्योगों व उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में हमें क्या पूछा, असंगत कथन पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 47 में तो देखो कुटीर उद्योग जिला डोरिया व मसूरिया साड़ी, डोरिया और मसूरिया साड़ी उद्योग कहाँ पर है, कोटा जिले में। अजरक प्रिंट बाड़मेर जिले से, कांच उद्योग धौलपुर जिले से, और मिट्टी की मूर्तियां जैसलमेर, बिल्कुल गलत है। तो 47 में 4 गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो निम्न में से असुमेलित का चयन करना है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। 48 में तो देखो स्टेट वुलन मिल कहाँ पर है, बीकानेर में। स्टेट वुलन मिल कहाँ पर, बीकानेर में, सही है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है, जोधपुर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में, ये भी सही है। और वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल अजमेर में, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा है 49 में। तो कहाँ पर स्थित होगा, ये कोटा में होगा। उसके बाद में दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएमडीएफसी की कुल लंबाई का लगभग कितना हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। तो डीएमडीएफसी की जो कुल लंबाई है उसमें से राजस्थान में कितना है वो हमसे पूछा है 50 नंबर में। तो कितना होगा, 39%। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब की गई थी। राजसिको की स्थापना है वो कब हुई, 51 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 1961 में। राजस्थान में प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना कौन सा था। राजस्थान में प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना कौन सा लगा था, जेके वाइट सीमेंट, गोटन नागौर में। उसके बाद में देखो हमसे पूछा है 53 में निम्न कथनों पर विचार कर सत्यकूट का पहचान कीजिए। तो हमें सत्यकूट बताना कि इन दोनों में से कौन कौन से है वो सत्य है या दोनों ही असत्य हैं। 53 में तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% है, बिल्कुल सही है कि जो अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 13.5। जनजाति की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 13वां स्थान है, बिल्कुल गलत। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा, 1। निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है वो हमसे पूछा है। तो कहाँ पर होगी, बांसवाड़ा में। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है। जातियां दे रखी है, जनजातियां मीणा, भील, डामोर और पटेलिया। तो कौन से जिले से संबंधित है ये हमसे पूछा गया। तो देखो मीणा दौसा में सही है, भील उदयपुर, डामोर डूंगरपुर में, और पटेलिया जोधपुर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा 55 में। उसके बाद में देखो ग्रासियों की पंचायत का मुखिया कहलाता है। ग्रासियों की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत कहलाता है। ग्रासियों की पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाएगा।
उसके बाद में देखो 57 में शहरिया विकास कार्यक्रम एसडीपी के संदर्भ में असत्य कथन। तो शहरिया विकास कार्यक्रम एसडीपी के संबंध में असत्य हमें बताना है 57 में। तो इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी। तो शहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह 12 जिलों से लागू किया गया, ये भी बिल्कुल सही है 57 में। और इसका उद्देश्य शहरिया जनजाति का समग्र विकास करना था, ये भी सही है। और यह राज्य सरकार द्वारा संचालित था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। छेल बाबूजी का मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? छेल बाबूजी का मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? तो किसका है? डामोर का। राजस्थान की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राजस्थान की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.86। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला इन 4 में से पूछा है कि कौन से में जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। तो किस में होगी? इसमें नागौर में। सही सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा गया है कि कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। तो डूंगरपुर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो डूंगरपुर में क्या सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है क्या? 61 में, बिल्कुल सही है। अलवर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये भी सही है। हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और डूंगरपुर में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक जब ग्रामीण जनसंख्या होगी तो नगरीय जनसंख्या क्या होगी? न्यूनतम। और अलवर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। कोटा में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 62 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कूट का चयन कीजिए। हमें सत्य बताना है कि कौन कौन सा इसमें से 62 नंबर में। तो देखो, राजस्थान की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर भारत की 10 की वृद्धि दर से कम है, बिल्कुल गलत है कि राजस्थान की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है वो भारत की 10 की वृद्धि दर से कम नहीं है। देश में 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है, ये बिल्कुल सही है कि देश में जो 10 की वृद्धि दर हो रहा है उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर बाड़मेर जिले की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन। निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, ये हमसे पूछा है। तो कौन से का है? पाली जिले का। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले का पूछा है हमें कि कौन कौन से होंगे 64 में। तो झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता किस में? न्यूनतम जालौर में। उसके बाद में राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? 65 में सिरोही का है। ठीक है, 65 नंबर में। उसके बाद में देखो 66 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है? तो कौन सा है जिसका विस्तारित रूप है सही नहीं है वो हमसे पूछा है। तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट बिल्कुल सही। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिल्कुल सही है। आईएमपीएस 66 नंबर की बात करें, आईएमपीएस इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम बिल्कुल गलत। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी सही है। तो ये 3 सही है और 3 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है? ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है ये हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा? इसमें अर्थ है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ई लर्निंग की वह विद्या जिसमें प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में उनके मध्य अनन्य क्रिया होती है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? इसमें समकालिक कहलाएगा। 68 नंबर में क्या कहलाएगा? समकालिक कहलाएगा। भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? 69 नंबर में एड्यूसेट जो अभी किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई? 2015 से हुई। बुद्धि के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त कथन, बुद्धि के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। उसके बाद में बुद्धि का अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसने दिया था? 72 में टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने। थोरनडाइक के अनुसार किस बुद्धि की उपयोगिता अन्य व्यक्तियों को समझाने और उनसे संवाद करने में? थोरनडाइक के अनुसार किस बुद्धि की उपयोगिता है वो अन्य व्यक्तियों को समझाने और उनसे संवाद करने में है। 73 में क्या हो जाएगा? सामाजिक बुद्धि। जेपी गिलफ्रोड के अनुसार व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? 74 नंबर में संक्रिया कहलाया जाएगा। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या एक वास्तुकार में किस बुद्धि का होना आवश्यक है? मूर्तिकार और वास्तुकार में कौन सी बुद्धि का होना आवश्यक है? 75 में देशिक बुद्धि का होना आवश्यक है।
निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा होता है? समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपूर्ण पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। तो देखो, उच्च बुद्धि वही होती है, कोई भी काम कर ले उसमें गलती हो जाती है, फिर वापस वो करना पड़े तो वो गलती ना हो जो पहले हो चुकी है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है स्तेंत्र में? तो कौन से बुद्धि के। बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र क्या है? MM/CA × 100। 2 नंबर है, इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 79 में को है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। और भारत में डॉक्टर जालोटा ने बुद्धि का कौन सा प्रशिक्षण दिया? तो कौन सा प्रशिक्षण दिया था? 80 में सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण। तो देखिए 80 क्वेश्चन जो कॉमन थे L1 और L2 दोनों के, वो मैंने करवा दिए। उसके बाद में सामाजिक का, लेवल फर्स्ट का और जितने भी लेवल 2 के विषय उनके भी मैं अलग अलग से करवा दूंगा। और साइंस मैथ का जो पेपर है वो 27 को लगेगा, आप सभी को पता है, क्योंकि जो पेपर थे चल रहे हैं सेकेंड ग्रेड के, इसकी वजह से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने देना अपने दोस्तों के पास, सभी के पास में, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, वहाँ से आप सभी प्रकार के नोट्स है प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।